हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स को यहाँ समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम काइनेटिक फ्रैक्शन या फिर स्टैटिक फ्रैक्शन दोनों के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिमिटिंग फ्रैक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो यहाँ पर एक आपको दे रखा है कि ये एक कोई भी आपके पास एक कोई पिंड है जिसका वेट दे रखा है, ये 4 किलोग्राम किसी समतल पर रखा हुआ है और इसे मोशन में लाने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा और इसकी एक अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन होगी जिसको मैंने आर से दिखाया है, और ये अप्लाइड फोर्स है। तो यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन फोर्स। फ्रैक्शन फोर्स करना निकालना है कि फ्रैक्शन फोर्स कितना है, और यहाँ दिया हुआ है म्यू की वैल्यू कि म्यू इक्वल टू 0.2। ठीक है, ये कांस्टेंट म्यू घर्षण गुणांक दे रखा है। इस पिंड और इस समतल की सतह के बीच फ्रैक्शन जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हमें अब हम बात करेंगे, अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये गतिक घर्षण है, डायनेमिक फ्रैक्शन की वैल्यू निकालिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन लगा देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम फ्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन नहीं लगा रहे हैं कि इधर होगा, कहाँ होगा, कितना होगा, वो भी नहीं लगा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार ये R इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर mg, ठीक है, W बराबर mg होता है, ये लगा दिया। m की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 4, ठीक है, और g का मान लगा दिया 10। तो हमारे पास ये 40 न्यूटन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम ये R बराबर W लिखें, ये R बराबर W हर बार नहीं होता है। इस केस में यहाँ है, कहाँ नहीं होगा वो हम बताएंगे आपको। जब फोर्स इंक्लाइंड लगा होगा तो उस कंडीशन में जो W है वो R के बराबर नहीं होगा, तो वो उस समय देखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल में ये फोर्स आपको R W के बराबर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन फोर्स हमें निकालनी है कि फ्रैक्शन फोर्स कितनी है। तो F इक्वल टू म्यू आर, हमको पता है फ्रैक्शन फोर्स का ये फार्मूला होता है, F इक्वल टू म्यू आर। तो यहाँ म्यू का वैल्यू दिया हुआ वो मैंने यहाँ से लगा दिया, और आर की वैल्यू है डायरेक्ट 40 न्यूटन, या फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो मेरे पास ये कितना आ गया, 8 न्यूटन, यानी फ्रैक्शन फोर्स 8 न्यूटन की आ गई। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि जो फ्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, जो फ्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, कम है किससे, अप्लाइड फोर्स से, जो मैंने लगाया है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना लगाया मैंने, 10 न्यूटन का। तो फ्रैक्शन फोर्स कम है अप्लाइड फोर्स से, तो बॉडी हमारी मोशन में होगी निश्चित रूप से, क्योंकि इधर वाला फोर्स ज़्यादा है और ये फ्रैक्शन फोर्स है वो कम लगा हुआ है। क्योंकि फ्रैक्शन फोर्स मेरे पास 8 न्यूटन का आया है और ये मेरे पास अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, है ना, फ्रैक्शन फोर्स मैंने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रैक्शन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। काइनेटिक फ्रैक्शन गतिक घर्षण, अब पिंड हमारे पास मोशन में होगा। तो अब यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ कि ये जो फोर्स लगेगी इधर, F इक्वल टू म्यू आर, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 8 न्यूटन की वैल्यू होगी। तो कुछ इस तरह से हमको न्यूमेरिकल, यहाँ पर मैंने बेसिक ये किताब से हट के क्वेश्चन को समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ एक और क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है कि यहाँ पर फिर से 4 किलो न्यूटन का फोर्स है और ये किसी भी समतल पर रखा हुआ है। इसे मोशन में लाने के लिए 45 डिग्री पर ये अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 10√2 न्यूटन का लगाया है, और इन दोनों समतलों के बीच इस बार फ्रैक्शन फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ये 0.3 दे रखा है। तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, जो पिंड है उसका भार क्या है, 4 किलो न्यूटन नीचे की ओर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही लगेगी। तो इस बार हमारे पास जो मैं बता रहा था आपके लिए, R इक्वल टू डब्ल्यू, ये नहीं होगा। ठीक है, R इक्वल टू डब्ल्यू नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको सबसे पहले अगर इंक्लाइंड फोर्स लगा हुआ है तो उसको पहले ब्रेक करना होता है। तो ये मेरे पास जो इंक्लाइंड फोर्स है इसको मैं ब्रेक करूँ, तो मैं यहाँ पर, चलो ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकता हूँ कि यहाँ पर इसको मैंने इस पर ब्रेक कर लिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2 cos 45, और ये मेरे पास R है ऊपर की ओर, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा साइन का। तो मेरे पास हो जाएगा 10√2 sin 45, ठीक है। और इस साइड में मेरे पास फ्रैक्शन फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी वो अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे पास W इक्वल हो जाएगा 4 किलोग्राम, ठीक है।
तो यहाँ चाहो तो बॉडी भी बना सकते हो, इस तरह से पिंड बना सकते हो लो, ये इस तरह से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो 10√2 न्यूटन का फोर्स था, इंक्लिनेशन लगा था, इंक्लाइंड फोर्स था मेरे पास 45 अंश पर, उसको मैंने ब्रेक कर दिया साइन और कॉस में। ये आपको ब्रेक करना आता है, जिस तरफ एंगल होता है उधर इसका कंपोनेंट कॉस होता है, इधर एंगल नहीं होता उधर साइन होता है। तो मैंने इसको ब्रेक किया और यहाँ पर मैं सबसे पहले आर को फाइंड आउट करूंगा मुझे, क्योंकि मेरे पास फार्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करनी है, F इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। म्यू दे रखा है, आर नहीं पता है, तो आर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले आर को निकालना है। तो आर निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस 10√2 साइन 45, ठीक है। ये फोर्स है, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मेरे पास हो जाएगा कितना, 4 × 10, जी का मैंने मान लगा दिया, इसको न्यूटन में चेंज कर लिया, ठीक है। तो मैंने ये एक कंडीशन लगा दी, ठीक है, आप कह सकते हो सिग्मा बाई लगा दिया, या फिर बस अप फोर्स और डाउन फोर्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू अगर निकालूं तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 40, और ये 45 मेरे पास इधर हो जाएगा 10√2, और साइन का मान लगा दिया 45 के, इसमें से कट जाएगा, तो आर बराबर मेरे पास होगा 3 न्यूटन। तो देखिए आर इस बार 3 न्यूटन का आ गया, और यहाँ पर कुछ और था 40 था। तो आर हर बार हम W के बराबर नहीं ले सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब सिंपली मुझे फ्रैक्शन फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो फ्रैक्शन फोर्स का फार्मूला मेरे पास ये है, F बराबर म्यू की वैल्यू देखिए 0.3 इस बार, और आर का मान मैंने निकाल लिया 30, तो F बराबर मेरे पास हो गया 3 × 9, ठीक है, 9 न्यूटन। 9 न्यूटन ये फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। तो इस बार अगर देखेंगे तो फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है, मेरे पास इधर लगेगी फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है, F इक्वल टू म्यू आर, ये मैंने यहाँ बता दिया, चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, F इक्वल टू अब म्यू आर मैंने लगा दिया। तो अप्लाइड फोर्स मेरे पास कितना है उसे मैं अगर देखूँ, अप्लाइड फोर्स को निकाल सकते हो आप, यहाँ पर इस डायग्राम में निकालोगे, इस डायग्राम में अप्लाइड फोर्स इंक्लाइंड है, हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम अप्लाइड फोर्स पता है। अप्लाइड फोर्स कितना है, 10√2 × कॉस। तो अप्लाइड फोर्स अगर निकालेंगे आप, ठीक है, अप्लाइड फोर्स F अप्लाइड इक्वल टू मेरे पास होगा 10√2 × कॉस 45, और कॉस 45 का मान 1/√2, तो यहाँ पर 10 न्यूटन का आ गया। तो अप्लाइड फोर्स मेरे पास 10 न्यूटन है, और फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, 9 न्यूटन है। तो बॉडी मोशन में होगी, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, इस बात को आपको बताना पड़ेगा। तो F मेरे पास क्या है, यहाँ पर कम है, और F अप्लाइड की वैल्यू ज्यादा है, F अप्लाइड या P अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल थोड़ा सा मैंने हल्का सा लिया है, ये किताब से थोड़े हटके क्वेश्चन है, बस आपका बेसिक क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, किताब के क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ये 4 किलोग्राम का कोई भी ब्लॉक ले रखा है, किसी समतल पर रखा हुआ है, और समतल और ब्लॉक के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू दे रखी 0.2, ठीक है। और इसको मोशन में लाने के लिए इधर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो देखते हैं यहाँ पर कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगी, और इधर एक फ्रैक्शन फोर्स लगेगा, और वो कौन सा फ्रैक्शन फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रैक्शन है या लिमिटिंग फ्रैक्शन है, तो सॉरी स्टैटिक फ्रैक्शन है या फिर डायनेमिक फ्रैक्शन है। उसे चेक करने के लिए स्टैटिक है और डायनेमिक है। तो क्या जब तक बॉडी मोशन में रहती है तब तक तो स्टैटिक फ्रैक्शन काम करता है, और जब बॉडी मूव करने लगती है तो वहाँ पर डायनेमिक फ्रैक्शन काम करता है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू है वो अगर ज़्यादा रहती है अप्लाइड फोर्स से, ठीक है, अप्लाइड फोर्स से, तब तक तो हमारे पास क्या लगता है कि अप्लाइड फोर्स का मान कम है, ये बॉडी जो है, जो बल है वो बॉडी को मोशन में नहीं ला पा रहा है, पीछे वाला फोर्स ज़्यादा लगा हुआ है, तो बॉडी मोशन में नहीं आ पाएगी। तो उस समय जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रैक्शन कहलाएगा। और जब मेरे पास फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जो मैंने इधर लगाया फोर्स वो ज़्यादा हो जाए, पीछे वाले फोर्स से ज़्यादा हो जाए, तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो वो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है स्टैटिक काइनेटिक फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैटिक फ्रैक्शन की मैं कंडीशन बता दूं, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रैक्शन कहाँ लगता है, जहाँ बॉडी की टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, ठीक है, जो बॉडी मोशन में आएगी किस डायरेक्शन हमारी उसके अपोजिट, ठीक है। जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है तब तक ये स्टैटिक फ्रैक्शन उस बॉडी के सरफेस पर काम करता है। और ये स्टैटिक फ्रैक्शन की खास बात ये वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है, जबकि डायनेमिक फ्रैक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है डायनेमिक फ्रैक्शन।
और ये कैसा होता है, वेरिएबल होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका एक प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक फ्रैक्शन की, सेल्फ एडजस्टिंग। ये अपने आप में क्या हो जाता है, सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। तो देखेंगे को न्यूमेरिकल में कि सेल्फ एडजस्ट कैसे हो रहा है। और स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ तक जाती है, जीरो और लिमिटिंग फ्रैक्शन के बीच में होती है। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रैक्शन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लिमिटिंग फ्रैक्शन का एफ एल इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। ठीक है, काइनेटिक फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। और स्टैटिक फ्रैक्शन का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ लिमिटिंग फ्रैक्शन का ही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि यहाँ पर किस तरह से हम निकालेंगे क्या, फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू। तो फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला उसी का यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला, लिमिटिंग फ्रैक्शन का फार्मूला यूज करेंगे। जब भी आपको स्टैटिक फ्रैक्शन निकालना है तो लिमिटिंग फ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि स्टैटिक फ्रैक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता है। स्टैटिक फ्रैक्शन और लिमिटिंग फ्रैक्शन, ठीक है, एक ही चीज है लगभग, क्या कि जो हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पर एफ एल यूज करें, या फिर सिंपली एक बार लिख दे रहा हूँ एफ एल इक्वल टू एफ एस इंटू आर। ठीक है, तो एफ बराबर मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन यहाँ दिया हुआ है। और आर की वैल्यू यहाँ पर इस कंडीशन में भाई सी का इंक्लाइंड फोर्स कुछ भी नहीं लगा है, तो आर बराबर डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू की यहाँ वैल्यू लगा दो 4 गुणा जी का मान 10 लगा दिया। तो यहाँ पर मुझे एफ इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन मिल गया। तो ये अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है भाई, 6 न्यूटन। और फ्रैक्शन फोर्स कितनी है, 8 न्यूटन। यानी फ्रैक्शन फोर्स बॉडी को मोशन में नहीं आने दे रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन फोर्स 8 न्यूटन है वो क्या आपका आंसर है, आंसर नहीं है। ये क्या करेगी, जो वैल्यू यहाँ पर आई कितनी आ रही है, 8 न्यूटन, और यहाँ कितनी है, 6 न्यूटन। ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। पिंड पर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ तो पिंड इधर ही मोशन में आएगा, पीछे नहीं जा सकता, चाहे फ्रैक्शन फोर्स कितनी भी क्यों ना लगे। ये हमने मैथमेटिकली निकाली है, लेकिन ये फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू इतनी नहीं होगी। ये अपने आप को क्या कर लेगा, सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। और सेल्फ एडजस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है उतनी ही लिमिटिंग फ्रैक्शन वो स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि बॉडी मेरे पास रेस्ट में होगी और यहाँ पर जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो अब हम यहाँ कह सकते हैं स्टैटिक, जो लिमिटिंग फ्रैक्शन थी वो स्टैटिक में चेंज हो गई। ठीक है, लिमिटिंग फ्रैक्शन किसमें, स्टैटिक में चेंज होगी। यहाँ पर 6 न्यूटन हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने बताया था स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्ट होता है। अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन और यहाँ फ्रैक्शन फोर्स 8 न्यूटन। तो मैं बॉडी को उधर खींचना चाह रहा हूँ, बॉडी के पीछे चल सकती है, अपने आप नहीं चलेगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये जो स्टैटिक फ्रैक्शन वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा और इतने ही न्यूटन का फोर्स पीछे की ओर लगा देगा। तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रैक्शन का मान आएगा वो 6 न्यूटन का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रैक्शन का वैल्यू 6 न्यूटन आ गई। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। मैंने कह दिया कि अब मेरे पास अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी मैंने यहाँ पर कर दी, 20 न्यूटन। और यहाँ पर 2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन दे दिए, एक स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन और एक काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, गतिक घर्षण गुणांक। तो ये मैंने 2 दे दिए, इसमें से मुझे कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करेगा। पहले मैं ये देख लूँ कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में होगी तो मैं ये वाला यूज करूंगा, और अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो मैं ये वाला यूज करूंगा, स्टैटिक घर्षण गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये चेक करने के लिए भाई आपको पता है अप्लाइड फोर्स जो आप उधर लगा रहे हो, ठीक है, आप P लिख लो इसके लिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है। तो P की वैल्यू क्या हो जाए, अगर ज्यादा हो जाए F से तो बॉडी क्या होगी, चल पड़ेगी, गति में आ जाएगी। ठीक है, गति में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट और जो फ्रैक्शन लगेगा इन समतलों के बीच उसकी वैल्यू क्या होगी, गतिकीय घर्षण। और अगर जो फ्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, अप्लाइड फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ उससे ज्यादा हो जाए, तो उस समय बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों समतलों के बीच कौन सी फ्रैक्शन काम करेगी, स्टैटिक फ्रैक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रैक्शन काम करेगी। और स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होगी, अगर F की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और P की वैल्यू कम हो तो बॉडी रेस्ट में होगी, लेकिन उसका फाइनल आंसर क्या आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स ही हमारे पास फ्रैक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है, यहाँ पर सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये सिंपली फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है। तो हम फार्मूला लगा, तो हमने फार्मूला लगा दिया एफ लिमिटिंग का, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता, आपको पता है। तो एफ लिमिटिंग का फार्मूला लगा दिया, एफ इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, ठीक है। तो एफ एल इक्वल टू 0.6 4 इंटू जी का मान लगा दिया। इसका यहाँ पर भी आर बराबर डब्ल्यू होगा, तो यह मैंने लगा दिया। एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकाल दी 24 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर 24 न्यूटन। अब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स आपका पी है, उसकी वैल्यू कितनी है 20, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन है, और इधर आपका कितना आ गया 24 न्यूटन। मतलब क्या हो गया, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, बॉडी इधर मूव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये अब लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर जो है, जो मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला लगाया था, वो अब स्टैटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, सेल्फ एडजस्ट हो जाती है। तो एफ एल को हमने स्टैटिक फ्रिक्शन कहा, और इसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाती है। ये आपकी 20 न्यूटन ही रहेगी। अब हम ये देखेंगे अगले क्वेश्चन, वैल्यू सभी सेम है, बस हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो बॉडी है उसका वेट चेंज कर दिया 2 किलो न्यूटन, ठीक है। और सेम कंडीशन हमारे पास है, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है, और स्टैटिक और काइनेटिक फ्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो फ्रैक्शन फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर हम एफ लिमिटिंग की कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे पास क्या होगी म्यू आर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस होता है यहाँ पर 0.6 गुणटू 2 गुणे 10 ये न्यूट बाहर, और जी का मान लगा दिया, आर बराबर डब्ल्यू इस केस में होगा। तो यहाँ पर एफ लिमिटिंग की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 12 न्यूटन, ठीक है। 12 न्यूटन हमारे पास आ गया। तो एफ लिमिटिंग यानी पीछे की ओर जो लग रहा है वो कितना 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये हमने निकाला 12 न्यूटन का, और आगे की ओर कितना अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन। तो मतलब बॉडी मोशन में अब आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरे पास जो एफ लिमिटिंग फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो गई, पी अप्लाइड नाम दे दो, ठीक है। जो अप्लाइड फोर्स आपका था पी, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है इतना न्यूटन, और यहाँ पर कितनी है 20 न्यूटन। तो अब बॉडी क्या आएगी, मोशन में आ जाएगी, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो कांस्टेंट होगी, अब वो चेंज नहीं होगी। जितनी इसकी जो वैल्यू है वही रहेगी, वो चेंज होने वाली अब नहीं है, ठीक है। तो कब चेंज नहीं होगी, तो पहले मैंने यहाँ पर ये कह दिया, ये देख लिया। अब मेरे पास बॉडी क्या आ गई, गति अवस्था में आ गई, ठीक है। ये मैंने क्या किया, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन लगा करके हम चेक कर लेते हैं कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। अगर बॉडी मोशन में है तो इस पॉइंट को नोट करेंगे कि अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगाने के लिए हमें काइनेटिक ये हमारे पास गतिक घर्षण गुणांक का यूज करना पड़ेगा। तो फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे कि हमारे पास एफ काइनेटिक निकालना है, इस बार लिमिटिंग नहीं निकाल। लिमिटिंग से तो हम सिर्फ कंडीशन ये चेक कर लेते हैं, लिमिटिंग का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। लिमिटिंग का फार्मूला लगा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही फार्मूला होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमने 12 न्यूटन का फोर्स लगा लिया। अगर ये मान लीजिए 24 न्यूटन का फोर्स आ जाता लिमिटिंग फ्रिक्शन का, तो बॉडी मोशन में नहीं होती और ये सेल्फ एडजस्ट होके 20 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स बन जाता। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है। तो अब यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि बॉडी मेरे पास मोशन में है, तो मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा, ये काइनेटिक वाला कोफिशिएंट यूज करूंगा, और यहाँ पर आर, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा 0.4 इंटू 2 गुणे 10। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन आ गई, ये मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर दे रखा था कि ये 2 कोफिशिएंट दे रखे हैं। हालांकि ये वीडियो लेक्चर आपका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को बहुत कम रेयर केस में मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगली वीडियो में मैं यहाँ पर लेना स्टार्ट करूँगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन।